एक व्यक्ति अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर यूपी के कन्नौज से दिल्ली के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते पर सिग्नल पर गाड़ी रुक जाती है। वहाँ पर महिलाओं का झुंड आ जाता है, जिसमें 3-4 महिलाएं होती हैं, वो भीख मांग रही होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति अपना कांच खोलता है और कांच खोलकर अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और सभी महिलाओं को 100-100 रुपये दे देता है। दोस्तों, उसके बाद कांच बंद करने वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और उसमें यही कहा जाता है कि साहब, मुझे तो पैसे आपने दिए ही नहीं। जब ये व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और वो महिला जो भिखारी के भेष में होती है वो भी इसको देखने लगती है, तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं होती, इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसके साथ इसका तलाक हो चुका होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस व्यक्ति के ज़हन में हज़ारों सवाल घूम रहे होते हैं कि मैंने तो इसे तलाक की एवज में 50 लाख रुपए दिए थे। अगर ये 50 लाख को बैंक में भी डालती तो भी उसके ब्याज से इसका गुजारा हो जाता, लेकिन इसकी हालत कैसी हुई है। दोस्तों, उसके बाद उसे वो अपनी गाड़ी में बिठाता है और उससे उसके जीवन के बारे में पूरा वृत्तांत पूछता है। उसे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, और जब वो अपनी अपबीती बताती है तो ये सामने बैठा हुआ उसका तलाकशुदा पति फपक फपक कर रोने लगता है। वो तो रो ही रही होती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 14 अगस्त 2015 की हकीकत की कहानी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले की ये कहानी है। यहाँ पर सतेंद्र चौहान कन्नौज से दिल्ली के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक सिग्नल पर जाकर इनकी गाड़ी रुक जाती है। फॉर्च्यूनर गाड़ी इनके पास होती है। गाड़ी रुकने के बाद वहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं भिखारी के भेष में, वो यहाँ पर भीख मांगने लगती हैं। सतेंद्र चौहान इन लेडीज़ों को 100-100 रुपये देता है और फिर पीछे से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ में यही कहा जाता है कि साहब, मुझे पैसे नहीं मिले, क्या आप मुझे पैसे नहीं दोगे? तो यहाँ पर सतेंद्र चौहान पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो भिखारी के भेष में यहाँ पर लेडीज़ होती है वो कोई और नहीं होती, इसकी तलाकशुदा पत्नी रूबी होती है। दोस्तों, उसके कपड़े फटे होते हैं, मैले कुचैले कपड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पर उसको अपनी गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है कि तुम तो रूबी हो ना? तो यहाँ पर रूबी अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और उससे कहती है कि हाँ, मैं रूबी हूँ, मैं आपकी तलाकशुदा पत्नी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पर सतेंद्र कहता है कि यहाँ हम बातचीत नहीं कर सकते, पड़ोस के किसी होटल में चलते हैं, वहाँ बैठकर हम आपस में बातचीत करेंगे। दोस्तों, फिर पड़ोस के एक रेस्टोरेंट में जाया जाता है। वहाँ पर ये दोनों खाने पीने का कुछ सामान ले लेते हैं और बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। सतेंद्र यहाँ पर रूबी से पूछने लगता है कि तुम तो बहुत पैसे वाले की बेटी थी, तुम्हारे पास तो धन दौलत की कमी नहीं थी, और यहाँ पर तलाक की एवज में भी आपको 50 लाख रुपए मैंने भी दिए थे, वो सब कहाँ चले गए? अगर तुम इन 50 लाख को बैंक में भी डालती तो भी तुम्हारा ब्याज से ही गुजारा चलता रहता। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे साथ में हुआ क्या है? दोस्तों, यहाँ पर रूबी बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। रोते हुए कहने लगती है कि जो मेरे मौसी मौसा थे और जो मेरा यहाँ पर जीजा था, उन सब ने मेरे ये पैसे मुझसे हड़प लिए और हड़पने के बाद मुझसे कहा कि तू अगर अपने पति की नहीं हो सकी तो तू हमारी क्या होगी? दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसकी शादी के लिए एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति दिखाया जाता है, जिससे इसका जीजा 20 लाख रुपए पहले ही ले लेता है कि 20 लाख रुपए में इसको बेच दिया जाए। लेकिन यहाँ पर रूबी उसके पास नहीं जाती और फिर इसे घर से धक्के मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है। अब ये दर बदर की ठोकरें खाने लगती है। ये जाए तो कहाँ जाए? फिर ये यहीं पर जो रेलवे स्टेशन है उसके पास एक कमरा लेती है किराए पर और वहीं पर रहने लगती है। इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ये दर बदर की ठोकरें खाने लगती है। फिर ये यहीं पर सिग्नल पर भीख मांगने लगती है। दोस्तों, जब पति इस तरह का वाक्य सुनता है तो पति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर यहाँ पर रूबी से कहने लगता है कि मैं अब तो दिल्ली जा रहा हूँ, वापस कल आऊँगा,
कल मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों उसके बाद सत्येंद्र चौहान दिल्ली के लिए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अगले दिन जैसे ही सत्येंद्र चौहान वापस आते हैं तो इसके कमरे पर रुकते हैं। कमरे पर जो रूबी होती है वो यहाँ पर आज उन फटे पुराने कपड़ों में नहीं होती। आज उसके कपड़े थोड़े ठीक ठाक होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और यहाँ पर वो ऐसे सज कर बैठी होती है जैसे कि वो नई नवेली दुल्हन हो। दोस्तों सत्येंद्र चौहान उससे कहने लगते हैं कि आज तुम इस तरह से क्यों बैठी हुई हो। तो यहाँ पर जो रूबी होती है वो कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने अपने देवता जैसे पति को छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर सत्येंद्र चौहान कहता है कि मैंने तो पहले भी तुम्हें कभी भी घर से नहीं भगाया था, तुम खुद ही घर से चलकर आई थी, आज तुम फिर ऐसा कह रही हो, कल को तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, दोबारा फिर तुम वहाँ से चलकर आ जाओ। इधर रूबी 1 मिनट के लिए रुकती है और रूबी यहाँ पर सत्येंद्र से पूछने लगती है कि तुम्हारी माँ का क्या हाल है। तो यहाँ पर सत्येंद्र अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि माँ तो आपकी याद में बार बार रोती रहती है, वो यही पूछा करती है कि क्या मेरी बहू दोबारा इस घर में नहीं आ सकती, क्या तलाक के बाद बहू को नहीं लाया जा सकता। तो वो इसी तरह के सवाल जवाब मेरे से किया करती है। दोस्तों यहाँ पर रूबी भी इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है और अपने तलाकशुदा पति के चरणों में गिर जाती है, उससे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर सामने जो सत्येंद्र चौहान होता है वो एक दीवार की तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखता है तो उस दीवार पर सत्येंद्र और रूबी की शादी वाली एक तस्वीर लगी होती है। उस तस्वीर को देखकर यहाँ पर सत्येंद्र उससे पूछने लगता है कि ये तस्वीर तुमने यहाँ क्यों लगा कर रखी है। तो रूबी यहाँ पर कहने लगती है कि मैं आज तक तुम्हें भुला ही नहीं पाई, बस मैं तुम्हारी तस्वीर को देख देख कर जी रही हूँ, उसी के सहारे मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने तुम्हारे पास कई बार फ़ोन करने की कोशिश भी की, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं, मौसा मौसी हैं और मेरे जीजा हैं, उनने मुझे कभी भी तुमसे बात करने ही नहीं दिया। बीच में ही वो इस तरह से ताने मार दिया करते, मैं वहाँ पर रुक जाया करती। अब भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पहले भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आज भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सत्येंद्र चौहान होता है वो कहने लगता है कि अब कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो रूबी होती है अपने तलाकशुदा पति के चरणों में गिर जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अगर आज मुझे आप माफ़ नहीं करोगे तो कल यहाँ से मेरी लाश जाएगी, मैं यहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। दोस्तों इस तरह का वाक्य जब सत्येंद्र चौहान सुनता है तो वो भी थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है, अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन निकालकर अपनी माँ को फ़ोन करता है और माँ से कहता है कि माँ आपकी बहू मिल गई है, क्या मैं इसको लेकर घर आ जाऊँ। तो माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि बेटा इसमें देरी मत कर, तू जल्दी से बहू को लेकर घर आ जा, मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी लेकर आ। पर रूबी भी ये पूरा वाक्य सुन रही होती है, अंदर ही अंदर रूबी खुश होने लगती है और जो सत्येंद्र चौहान होता है रूबी के लिए दिल्ली से कुछ कपड़े लेकर आता है, वो उससे कहता है कि ये कपड़े लो और इन कपड़ों को चेंज कर लो। दोस्तों उसके बाद रूबी वो कपड़े चेंज कर लेती है और खुशी खुशी सत्येंद्र के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो अपने गांव, अपने एरिया कन्नौज में पहुंच जाते हैं। और वहाँ जो यहाँ पर सत्येंद्र की माँ होती है वो पहले से ही थाली लेकर इंतज़ार कर रही होती है। जब सत्येंद्र चौहान अपनी तलाकशुदा पत्नी को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका स्वागत करती है और स्वागत करके उन्हें घर के अंदर प्रवेश करती है, जैसे कि नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है उसी तरह से माँ आज इस तलाकशुदा पत्नी का स्वागत करती है। दोस्तों घर के अंदर उसको लिया जाता है। रूबी यहाँ पर अपनी सासू माँ के चरणों में गिर जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि सासू माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं दोबारा कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहती। यहाँ पर सासू माँ कहने लगती है कि तुम्हारी यहाँ पर जगह नहीं है, तुम्हारी जगह मेरे गले के पास है, आओ मेरे गले लगो। और उसके बाद जो सासू माँ होती है उससे कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हें देखते ही माफ़ कर दिया, मेरे अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है, तुम आओ और अपने घर को अच्छे से संभालो। उसके बाद रूबी और सत्येंद्र चौहान यहाँ से अपना नया जीवन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी, आपको कैसी लगी
लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ आपके साथ लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,